बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट चैप्टर नंबर 17 के लेक्चर नंबर 3 विच इज टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हम रेजिस्टर्स की टाइप्स पढ़ेंगे और रेजिस्टर जिसके बारे में हमने अपने पिछले दोनों टॉपिक्स में बड़ी तफसील से पढ़ा कि ये क्या होता है और इसका क्या ताल्लुक होता है किसी भी सर्किट में, उसको भी हम थोड़ा मजीद अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टर्स एक्चुअली जिसका साइन ये होता है, ये साइन होता है, ये इसको किसी भी सर्किट में लगाने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि आप एक्चुअली फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल कर सकें। यानी आपने जितने करंट का फ्लो चाहिए आप वैसा ही करंट मैनेज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग रेजिस्टर्स। रेजिस्टर को अप्लाई करके हम कर सकते हैं। इसकी जो साइन होता है वो आर होता है और इसकी यूनिट जो होती है जिसमें इसको मेजर किया जाता है दैट इज ओहम। ये ओहम का साइन होता है, इसको ओहम में मेजर किया जाता है। और हम अपने बहुत सारे सर्किट्स में रेजिस्टर्स लगाते होते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द करंट को कंट्रोल करने के लिए। आइए जरा रेजिस्टर्स की टाइप्स को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। रेजिस्टर्स की जनरली बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन दो बड़े ग्रुप्स में इसको चेंज किया गया। नंबर 1 लीनियर रेजिस्टर्स। ये कौन से रेजिस्टर्स होते हैं? और एक होता है हमारे पास नॉन लीनियर रेजिस्टर्स, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में आगे जाकर पढ़ेंगे। नॉन लीनियर रेजिस्टर्स, ये दो मेजर इसके ग्रुप्स हैं, ये दो मेजर टाइप्स आप ले लें, ये हमारे पास रेजिस्टर्स की होती हैं, जिनमें पहले टाइप है हमारे पास लीनियर रेजिस्टर्स। ये कौन से रेजिस्टर्स हैं? लीनियर रेजिस्टर्स स्टूडेंट्स वो रेजिस्टर जो ओहम लॉ को ओबे करें और इनकी रेजिस्टेंस आमतौर पे कांस्टेंट होती है। यानी रेजिस्टेंस इसकी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट, ठीक है। और ये ओहम लॉ को ओबे करते हैं, ओबे ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ, ये ओहम लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है। ओहम लॉ क्या था स्टूडेंट्स? कि जब आप कभी भी वोल्टेज या करंट को बढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। करंट के बढ़ने से वोल्टेज बढ़ती है, ये वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता है, और V इज इक्वल टू आई आर है, जिसमें R हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट होता है। ये हमारे पास लीनियर रेजिस्टर्स होते हैं आमतौर पर। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ करंट को कांस्टेंट मान लें तो रेजिस्टेंस आपकी वोल्टेज के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, या यूं कहते हैं रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ा दें तो वोल्टेज भी आपकी जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़नी शुरू हो जाएगी। बट इन केस ऑफ टेकिंग आई एज कांस्टेंट, हमें करंट को क्या लेना पड़ेगा? कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ये लीनियर रेजिस्टर्स हैं। ये आमतौर पे एक सिंपल से रेजिस्टर्स होते हैं और इनका काम ये होता है कि आप इनको इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी सर्किट में लगाकर आप क्या करते हैं कि इसमें से करंट को फ्लो करवाते हैं और करंट एक अपनी मर्जी मयार के मुताबिक चलना शुरू हो जाता है और वो उस रेजिस्टेंस को फॉलो भी करता है, वो जिसमें ओहम लॉ आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मजीद ये रेजिस्टेंस भी एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं, जिनमें हमारे पास एक सबसे बड़ी टाइप है जिसको हम पढ़ेंगे फिक्स्ड रेजिस्टर्स। ये किसकी टाइप है हमारे पास? ये लीनियर रेजिस्टर्स की टाइप है, यानी लीनियर रेजिस्टर्स की टाइप है फिक्स्ड रेजिस्टर्स। और एक होते हैं हमारे पास जिनको हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर्स, वेरिएबल रेजिस्टर्स, ठीक है। फिक्स्ड रेजिस्टर्स और वेरिएबल रेजिस्टर, दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ लीनियर रेजिस्टर्स। ये लीनियर रेजिस्टर्स की 2 बड़ी ही अहम टाइप्स हैं। फिक्स रेजिस्टर का मतलब है कि आप सर्किट में जब इन रेजिस्टर्स को लगाते हैं तो आपकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है वैसी की वैसी।
फर्ज करें अगर आपने 25 ओम का लगाया है, सो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इट विल बी सेम, ये बिल्कुल आपकी सेम रहेगी। वो 25 ओम की आपको रेजिस्टेंस उस सर्किट में देता रहेगा। यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फिक्स रेजिस्टर्स। अब फिक्स रेजिस्टर्स की वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। आमतौर पे कार्बन के रेजिस्टर्स यूज होते हैं, कार्बन वो सारे के सारे आपके फिक्स रेजिस्टर्स होते हैं। कार्बन रेजिस्टर्स को आप फिक्स रेजिस्टर्स भी कह सकते हैं, ये ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ये होता है कि ये हमारे पास इतने मायारी नहीं होते, मतलब ये बहुत बड़े बड़े जोल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आमतौर पे अगर एक करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा आ जाए तो इनका सबसे बड़ा होता है कि इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ज्यादा होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है ना वो ज्यादा होता है, हाई होता है ये काफी इनका। यानी इसका मतलब हुआ कि इन टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फार्मूला आप लोगों ने दो फार्मूले पढ़े में अगर याद हो तो, एक है डेल्टा आर, एक ये फार्मूला था, और एक फार्मूला था ये। यानी एक्चुअली अगर ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन रेजिस्टेंस के, यानी एक्चुअली टेम्परेचर पे अगर इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, टेम्परेचर अगर इनका बढ़ना शुरू हो जाए तो इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट इतना ज्यादा होता है कि जो रेजिस्टेंस है उसमें तब्दीली बहुत ही ज्यादा आ जाती है हमारे पास। देखें ना, ये हमारे पास दिस इज इक्वल टू डेल आर। डेल आर का मतलब है चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी एक्चुअली टेम्परेचर के बढ़ने से, हाई होने से रेजिस्टेंस में चेंज भी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो एक्चुअली अगर आपने एक लगाया हुआ है और आपके बहुत बड़ी आपके पास प्रॉब्लम पेश आ जाए, हाई वोल्टेज आ जाए या इवन हीट बढ़नी शुरू हो जाए, किसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, तो आपका रेजिस्टेंस में चेंज बहुत ज्यादा आ जाती है। तो बहरहाल ये इतने इफेक्टिव नहीं होते ये फिक्स रेजिस्टर्स। ये छोटे मोटे कामों के लिए तो आप यूज कर सकते हैं, बट जब आपके पास बड़े बड़े करंट्स हो तो आप अवॉइड करते हैं कि आप फिक्स रेजिस्टर्स को जो है वो इस्तेमाल ना करें। समटाइम यू हैव टू गो थ्रू अ हायर करंट और हायर वोल्टेज, सो दैट कुड प्ले अ वेरी बिग इंपैक्ट इन फिक्स रेजिस्टर्स। इसके लिए हमारे पास होते हैं वेरिएबल रेजिस्टर्स। कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? वेरिएबल रेजिस्टर्स। वेरिएबल रेजिस्टर्स वो होते हैं जिनकी आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इनकी सबसे अच्छी जो एग्जांपल है आपके पास रियोस्टैट, बहुत अच्छी एग्जांपल है रियोस्टैट, ठीक है। ये इसी तरह पोटेंशियोमीटर इसकी एक और में आता है, ठीक है। ये वेरिएबल रेजिस्टर्स होते हैं, अपनी मर्जी और ईमा पर अगर आप चाहें इनकी रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। ये खास शक्ल के होते हैं, मैं इन शक्ल को यहां बनाऊंगा भी, तो खास शक्ल के होते हैं और उस शक्ल के हिसाब से अगर आप चाहें तो आप करंट के बढ़ने से या वोल्टेज के बढ़ने से आप अपनी मर्जी से उसमें रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें आपके सामने एक रियोस्टैट ड्रॉ किया गया। ये आपका एक रियोस्टैट है, एक्चुअली ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है, यानी इसके ऊपर एक स्लाइडर होता है। ये स्लाइडर आपका जो है वो ड्रॉ हुआ है। इसको आमतौर पे दो तरीकों के लिए यूज भी किया जाता है। एक तो अगर इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाए तो इसको रियोस्टैट कहते हैं, रियोस्टैट। और अगर हम इसको वेरिएबल पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिवाइडर के लिए इस्तेमाल करें तो इसको पोटेंशियोमीटर भी कहा जाता है। बहरहाल वी आर टॉकिंग अबाउट रियोस्टैट एट द मोमेंट। हम रेजिस्टर्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। इस वक्त ये हमारे पास रियोस्टैट है, रियोस्टैट हमारे पास है, यानी ये हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टर है। हम क्या करते हैं इसमें, आमतौर पर ये इसके ऊपर एक स्लाइडर लगा होता है, ये स्लाइडर है आपका, इसको आप मूव कर सकते हैं, ये स्लाइड कर सकते हैं, एक्चुअली मूव कर सकते हैं। किसके ऊपर? इन वायर्स के ऊपर। ये वायर्स या तो निकल की होती है
आमतौर पे निकल ही की ज्यादातर लगी हुई होती है, और इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत कम होता है। अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत कम हो तो ये ज्यादा जो है वो रिलायबल भी होती है। आप अपनी मर्जी से जितना आपको रेजिस्टेंस चाहिए आप कर सकते हैं। यानी फर्ज करें हम इसको सर्किट्स पे लगा रहे हैं, लेट्स से ये हमारे पास स्लाइडर नहीं है, ये स्लाइडर एक साइड के लिए बाहर कर दो, हमने इसको कनेक्ट कर लिया पॉजिटिव से और इस वायर को कनेक्ट कर लिया हमने नेगेटिव से, इसको पॉजिटिव से, ठीक है। अब आपका करंट जब इसमें से जाएगा उसको ये इतनी जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और यहां आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो सकता है। अगर आप चाहें तो इसको सर्किट को कंप्लीट करा दें, यानी उसको इतनी रेजिस्टेंस का, यानी यहां से यहां तक की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में इस वायर की टोटल लेंथ होगी। आप लोगों को मैं पीछे लेके जाऊं, अगर आप लोगों को याद हो कि रेजिस्टेंस जो है ना वो लेंथ से बढ़ती होती है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। जितना जितना लेंथ ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा करंट को। वाई? बिकॉज उसको उतनी ज्यादा जगहों से ट्रेवल करके जाना पड़ेगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब पहाड़ है, छोटा सा पहाड़ है, आप आराम से सर कर लेते हैं, लेकिन अगर पहाड़ बड़ा हो आपको ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आप कहते हैं यार बहुत मुश्किल हो गया, एनर्जी डाउन हो जाती है, बहुत सारे मसाइल। ये स्लाइडर क्या करता है, अगर आप चाहें, ये फुल रेजिस्टेंस है यहां से यहां तक, अगर आप चाहें इस स्लाइडर की मदद से रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। फर्ज करें इसको मैं मूव कराता हूं, ये पॉइंट मेरे पास ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, मैं इसको मूव कराता हूं ए की तरफ और यहां जाके रोक देता हूं इस जगह पर। यानी पहले ये बी पर था, यहां में इस पॉइंट पे जाके रोक दिया। फर्ज करो इस पॉइंट का नाम मैंने रख लिया सी। अब क्या होगा बच्चों, आपका करंट पहले यहां से यहां से यहां से यहां से जाकर स्लाइडर से गुजरा और इधर से यहां आ गया हमारे पास। यानी अब आपको उसको सिर्फ इतनी सी रेजिस्टेंस, यानी इतनी सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, यानी रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम हो गई। आप अगर इसको मजीद आगे ले जाते जाएंगे रेजिस्टेंस और शॉर्ट होती जाएगी। व्हाई? बिकॉज पहले लेंथ आपकी बहुत ज्यादा थी, अब लेंथ स्क्वीज होगी है, छोटी होगी है, तो लेंथ के छोटा होने से रेजिस्टेंस भी हमारी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो आप इसको आगे ले जाकर रेजिस्टेंस को स्मॉल कर सकते हैं, तो रेजिस्टेंस छोटी हो जाएगी हमारे पास। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। मैं इसको एक अच्छी सी डायग्राम बना के, तो इसमें मेन बात कि आपका ये अच्छा लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है और ज्यादा रिलायबल होता है। आमतौर पे सर्किट में जब भी हम कोई प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं, सो वी यूज रियोस्टैट बिकॉज दे आर मोर रिलायबल देन एनी अदर रेजिस्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें ये एक बैटरी है, यही वाली बैटरी, और ये बैटरी आपकी इसी रियोस्टैट की रेजिस्टेंस, ये रियोस्टैट की रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट को गुजार कर आप यहां से सर्किट को कंप्लीट कराते हैं। यहां अपनी मर्जी से जो अप्लायंसेस लगानी है लगाएं, लेकिन फिलहाल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अप्लायंसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट रेजिस्टेंस व्हिच इज फ्रॉम हियर टू हियर, जो कि यहां से यहां तक है। इसका नाम हमने क्या रख लिया था, आर रख लिया था ये। और यहां एक आपका स्लाइडर होता है, जॉकी सी, वो क्या करती है, जॉकी या स्लाइडर, वो इसकी रेजिस्टेंस को, यही स्लाइडर ये काम करता है। फर्ज करें मैं इधर से एक स्लाइडर ये इसके मिड में यहां लगा देता हूं, मिड में लगाता हूं, ये मर्जी जहां मर्जी लगा ले, ये हम लगा लेते हैं। अब करंट हमारा फ्लो हुआ, यहां से करंट फ्लो होके ये यहां से गया और उसको सिर्फ इतनी सी रेजिस्टेंस का, यानी इतनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जिसका नाम हमने आर रख लिया। एग्जाम्पल, पहले हमारे पास लेंथ एल थी, अब हमारे पास हाफ ऑफ द लेंथ हो गई है, तो लेंथ के डबल होने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो लेंथ के हाफ होने से रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाता है। सो बच्चों इस पॉइंट पर जो ये रेजिस्टेंस है, ये हमारे टोटल रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जिसको हम कैपिटल R/2 भी कहेंगे। बहरहाल अभी हमने क्या किया, अभी वी आर नॉट पुटिंग एनी जॉकी और एनी स्लाइडर, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट स्विचिंग the current on, and as soon as the current flows through that particular resistor, तो आपका करंट यहां से फ्लो हुआ, यहां गया, इसमें से होते हुए, ये भी हमने जॉकी नहीं लगाई हुई, ये जॉकी अभी हटा दें, ये जॉकी हटी हुई, आपका करंट यहां से गया, चला गया। और ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR होता है, तो R यही वाला रेजिस्टर और V जो वोल्टेज आपको बैटरी दे रही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, R हमारे पास हो जाएगा, सॉरी I हमारे पास हो जाएगा V ओवर R के, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, याद रखें।
आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब हमने क्या किया नेक्स्ट, यहां से जॉकी उठाई या स्लाइडर उठाया, इस जगह पर हमने पुट कर दिया और आधी रेजिस्टेंस हमने रिमूव कर दी। याद रखें अगर हम इसको यहां तक लेकर आएंगे रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, क्योंकि देन इट हैज टू फेस द it doesn't have to face any resistance. It will straight go from that slider to that battery or to the appliances which are in that particular circuit. लेकिन अगर आपका ये जॉकी किसी जगह पे फिक्स कर ली है जहां आपका रेजिस्टेंस हाफ हो चुका है, तो उसको इतना म्यूजिक फेस करना पड़ सकता है, यानी ये आर फेस करना पड़ सकता है। अब हमारे पास जो नया वोल्टेज आएगा V इज इक्वल टू IR2 आएगा, ठीक है। IR2 का मतलब ये वाला R, जिसको हमने स्मॉल r का नाम देते IR, ये हमारे पास आ गया। इसको हम नंबर 2 का नाम देते हैं। पहले वाला क्या था स्टूडेंट्स, जो पहले वाला वोल्टेज था, ये पहले वाला वोल्टेज था IR के इक्वल, दूसरे वाला वोल्टेज था I स्मॉल r के इक्वल। करंट एक ही जैसा होगा। हाँ, आप इस करंट को यहां से निकालें या करंट आप यहां से निकालें, वजह क्या है, क्योंकि फर्ज करो जब वो करंट जो यहां से गुजर रहा है और जो करंट यहां से गुजर रहा है, यहां से गुजरने वाला अगर इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें, यानी एक आर हमारे पास ये है, एक आर हमारे पास ये है, तो करंट तो सीरीज में एक ही जैसा गुजरता होता है। याद रखें, दोबारा सुने, करंट हमेशा सीरीज में एक ही जैसा गुजरता है। करंट की सीरीज में वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। मैं पीछे कई दफा आप लोगों को बता चुका हूं। तो इसका मतलब हुआ कि आपका करंट यहां से जा रहा है या करंट यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, इतना में से गुजर रहा है, फिर इतने में से गुजर रहा है। चूंकि दो रेजिस्टेंस है लेकिन करंट सीरीज में एक ही जैसा गुजरता है, तो आपका करंट हमेशा सेम ही रहेगा। तो हमारे पास V2 इज इक्वल टू IR या V1 इज इक्वल टू IR, करंट सेम रहेगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लेता हूं तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू IR ओवर IR हो जाएगा। I और I आपस में कट के, तो हमारे पास V1 ओवर V2 R ओवर R आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं चाहूं कि इसको उल्टा दूं, इसको कहते होते हैं इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, अगर इन्वर्ट कर दूं तो मुझे ये भी चीजें इन्वर्ट करनी पड़ेंगी। ये R, अच्छा अब क्या, ये R जो है, ये R एक्चुअली आप देखें R किसके इक्वल है, R/2, 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कैपिटल R एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ R है। ये कैपिटल R को हम 2 टाइम्स ऑफ R भी कह सकते हैं, यानी 2 टाइम्स ऑफ R। तो R से कैंसिल हुआ, V1 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो V2 V1 का हाफ हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ एक बात के, जब हमने रेजिस्टर को हाफ कर दिया तो हमारी वोल्टेज भी जो है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ओम लॉ को इससे अच्छा कोई भी फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि ओम ने ये कहा था कि V इज इक्वल टू IR होता है इफ यू कीप द करंट कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस के बढ़ने से वोल्टेज बढ़ती है, रेजिस्टेंस कम कर दिया जाए वोल्टेज कम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस अगर हाफ कर दी जाए वोल्टेज हाफ हो जाती है। आपने देखा मैंने रेजिस्टेंस को हाफ किया, वोल्टेज भी हाफ होगी, ठीक है। और आपने ये इस तरीके से रियोस्टैट का जो है वो यूज कर सकते हो। इस किस्म के जो चीजें हैं जिनमें वोल्टेज को कंट्रोल करना, वोल्टेज को अप्लाई आपके म्यूजिक सिस्टम में ऐसा होता है, ठीक है। म्यूजिक सिस्टम में आप देखें, आप जब आवाज ऊंची बढ़ाते हैं तो वो म्यूजिक में भी ऊंची आवाज हो जाती है, और वहां एक खास किस्म के रेजिस्टर्स लगे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, वो इन तमाम चीजों को जो है वो इन पे अमल कर रहे होते हैं, इनको फॉलो कर रहे होते हैं। सो और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं, लेकिन आप लोगों ने आई होप वेरिएबल रेजिस्टर्स को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप थी हमारी नॉन लीनियर रेजिस्टर्स की। आपको याद होगा फर्स्ट टाइप में मैंने लीनियर रेजिस्टर पढ़ाया, जिसमें मैंने 2 टाइप्स पढ़ाई, फिक्स्ड रेजिस्टर्स और वेरिएबल रेजिस्टर्स। फिक्स्ड रेजिस्टर में मैंने पढ़ाया कि जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, लेकिन वो रिलायबल बहुत ज्यादा नहीं होते, थोड़ी सी वोल्टेज ज्यादा होने से, वो क्योंकि हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास उसका, तो टेम्परेचर के बढ़ने से मसाइल भी बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हमने एक अच्छा जो रेजिस्टर यूज किया वो था हमारे पर रियोस्टैट, जो कि वेरिएबल रेजिस्टर था, और मैंने उसका इस्तेमाल भी बताया। उसको पोटेंशियल डिवाइडर के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसको आप रेजिस्टेंस डिवाइडर के लिए भी यूज कर सकते हैं। नॉन लीनियर रेजिस्टर्स बच्चों के इनकी वोल्टेज, इनकी रेजिस्टेंस चेंज होती रहती है, इन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है टेम्परेचर का,
टेम्परेचर के बढ़ने से इनके मसाइल बढ़ जाते हैं, इवन लाइट बढ़ने से भी इशू हो जाता है, वोल्टेज बढ़ने से वोल्टेज होगी, इवन करंट वगैरह। आपका पिछला जो था उसमें तो करंट और वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ जाता था ना, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रहता था। यहाँ वोल्टेज और करंट के बढ़ने से मसाइल हो जाते हैं बहुत सारे। तो इवन टेम्परेचर के बढ़ने से भी हो सकता है। तो ये हमारे नॉन लीनियर रेजिस्टर्स होते हैं, यानी दे डू नॉट ओबे ओहम लॉ एक्यूरेटली। मतलब एक खास वैल्यू पे तो ये कर सकते होंगे, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी हीट बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इनका ओहम लॉ का आपने ग्राफ पढ़ा था, वो ये था, ये ओहम को जो ओबे करता है, ये ओहम के लिए था। जो नॉन ओमिक बॉडीज का लॉ था वो ये था, या तो वो यूं जाएगा या वो यूं जाएगा ग्राफ। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल डायोड्स भी है, आगे जाकर आप पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारे पास आमतौर पे नॉन लीनियर, ये लीनियर देखो, ये हमारे पास लीनियर जो था ना, ये लीनियर के लिए था, ये लीनियर जो हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, ये नॉन लीनियर है हमारे पास दोनों। ठीक है, नॉन लीनियर कि ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करते, सो दे आर कॉल्ड नॉन ओमिक बॉडीज, नॉन ओमिक रेजिस्टर्स भी इनको कहा जा सकता है। तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इसमें? ठीक है, ये वोल्टेज और करंट का आपस में रिलेशनशिप है, ये बात याद रखिएगा। यानी वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता है, या वोल्टेज के बढ़ने से एक खास जगह पर जाकर करंट की वैल्यू तो बढ़ जाती है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, या फिर करंट बढ़ जाता है, वोल्टेज काफी कम रहती है। तो ये प्रॉब्लमेटिक किस्म के हमारे पास है, जिनको नॉन लीनियर रेजिस्टर्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये भी दो डिफरेंट चीजों से बने हुए होते हैं, या तो ये कंडक्टर से बने हुए होंगे, मेटल से, या ये सेमीकंडक्टर से हमारे पास आमतौर पे बने हुए होते हैं। जो कंडक्टर से बने हुए होते हैं ना स्टूडेंट्स, जो कंडक्टर से बने हुए होते हैं, कंडक्टर से, उनको हम कहते होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, एक ही होते हैं पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आमतौर पे ये मेटल के बने हुए होते हैं, मेटल जैसे जिनमें से करंट आराम से फ्लो कर सकता है, यानी कंडक्टर्स के होते हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ये मेटल्स के होते हैं। ठीक है, मेटल्स, या जैसे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल में हमारे पास है टंगस्टन, फिलामेंट इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है। ये इसमें होता है ये कि जैसे जैसे हीट बढ़नी शुरू होती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है हमारे पास। उसकी रीजन ये कि कंडक्टर का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कंडक्टर जो कि लीनियर रेजिस्टेंस नहीं रखते होते ना, जब उनमें हम उनमें अगर करंट अप्लाई कर दें और इसकी हीट बढ़नी शुरू होती है, तो हीट बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगी? उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स, सो दे वाइब्रेट in their mean position in oscillatory movement, oscillation कर रहे हैं actually, but when the temperature goes high, what happens actually, their oscillatory movement goes higher, बढ़नी शुरू होती है, goes higher and एक ऐसा भी आ जाता है टाइम की बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो इसके हाई होने से प्रॉब्लम ये होता है कि चार्जेस इतने आराम से उसके अंदर से फ्लो नहीं कर सकते। चार्जेस के फ्लो ना करने की वजह से बैटरी को ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ती है। कि वैसे ये ना, आप पहाड़ी सर ना कर रहे हो, आप कहते हैं यार थोड़ा हिम्मत कर, ज्यादा पावर देते हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल होती है क्योंकि थके हुए होते हैं आप। बिल्कुल इस तरह करंट जो है ना वो इतने आराम से नहीं गुजरता। वोल्टेज एनर्जी चार्ज में बढ़ती जाती है, वोल्टेज का मतलब एनर्जी बढ़ती जाती है। यानी अगर ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये करंट है हमारे पास, तो वोल्टेज हमारे पास ये वाला वोल्टेज हमारे पास बढ़ रहा है, ये पीटीसी वाला है। वोल्टेज हमारे पास आगे के बढ़ रही है देखें, लेकिन करंट देखें, ये देखें वोल्टेज बढ़ी लेकिन करंट नहीं बढ़ा, इतना सा करंट बढ़ा, लेकिन वोल्टेज आप देखें यहां और यहां में इतनी ज्यादा बढ़ गई है हमारे पास। तो करंट की वैल्यू उससे नहीं बढ़ सकी, तो इनको कहते होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है,
इनकी रेजिस्टेंस क्या होनी शुरू हो जाती है, हमारे पास ज्यादा होनी शुरू होती है और करंट कम फ्लो करता है, हमारे पास वोल्टेज ज्यादा फ्लो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आमतौर पे फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, जो क्या होता है आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी डेल्टा टी। इनफैक्ट ये था, जब एक आम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस हमारे पास, फर्ज करें अभी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो उसका रेजिस्टेंस थी हमारे पास आर नॉट, ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी, यानी ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी हमारे पास। लेकिन जैसे ही करंट बढ़ा, हमारी रेजिस्टेंस जो है ना वो बढ़ गई, ठीक है, ये बढ़ गई। तो आर टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर नॉट, आर नॉट से हमेशा आर टी ग्रेटर रहता है आर टी की। तो अगर आर टी ग्रेटर हो, आर नॉट स्मॉलर हो, लेट से आर नॉट हमारे पास 10 था, आर टी 12 हो गया, तो 12 में से 10 माइनस करें तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। इसका एक फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के साथ भी जुड़ा हुआ है, रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट डेल्टा टी, एक फॉर्मूला ये भी हमारे पास है। तो दोनों फॉर्मूलाज आप लगा सकते हैं। तो बच्चों इसमें बाद वाली रेजिस्टेंस पुरानी रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं, क्योंकि इसका जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, जिसको आर टी माइनस आर नॉट कहा जाता है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बिकॉज आर टी इज ग्रेटर देन आर नॉट। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, दैट इज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या है हमारे पास? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है हमारे पास? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट आमतौर पे सेमीकंडक्टर से बने हुए होते हैं, ये वाले, जिनको एनटीसी भी कहा जा सकता है, एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो बच्चों सेमीकंडक्टर्स होता है ना, सेमीकंडक्टर्स का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये, सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक्चुअली ओरिजिनली सेमीकंडक्टर्स भी इंसुलेटर होता है, ओरिजिनली 0 केल्विन पे इंसुलेटर होता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, मैं इसकी एक एग्जांपल आपको सिलिकॉन की देता हूं। सिलिकॉन है ना, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन मैंने एक दफा पहले भी दी हुई है कि इसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके साथ बाकी वैलेंस में भी वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन्स, इनफैक्ट उन्होंने भी इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है। कोवेलेंट बॉन्ड आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि तब जब बनता है तो एक बड़ी स्टेबल किस्म की हमारे पास बॉन्डिंग होती है, ये बड़ी स्टेबल किस्म की बॉन्डिंग होती है। तो इसमें होता है यूं है कि इस सिलिकॉन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसी तरह इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, सो दे डोंट वांट their electrons to be lost, ये lose नहीं करना चाहते। So what do? They keep their electrons there in order to have that covalent bond stable। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इनके अंदर एक थर्मल एनर्जी बढ़ती है, और थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में शिफ्ट होती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक बॉन्ड टूट जाता है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। इसमें बहुत सारे बॉन्ड टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो जैसे जैसे हीट बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स और निकलते रहते हैं। तो बच्चों टेम्परेचर इसमें बढ़ जाए, अगर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, तो बच्चों क्या होता है सबसे ज्यादा कि आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन मिलने से करंट ज्यादा फ्लो करता है, क्योंकि करंट का मतलब यही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना अच्छा करंट चलेगा। इधर आपका जब ऐसा वाला सिस्टम लगाया जाए तो आर टी की जो रेजिस्टेंस होती है, दैट इज ऑलवेज लेस देन आर नॉट, ओरिजिनल रेजिस्टेंस से ज्यादा कम हो जाती है रेजिस्टेंस। तो अगर हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखें, जो कि आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी हमारे पास है ये, तो इसमें अगर ये छोटा हो ये बड़ा हो, छोटे में से बड़ा माइनस करें तो हमेशा नेगेटिव आंसर आता है। इसी वजह से इसको नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। सो आमतौर पे जब भी हीट इसमें बढ़ती है, रेजिस्टेंस का भी चेंज होता है, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज होता है वो कम हो जाता है। तो दोनों में रेजिस्टेंस चेंज हुए तो दे आर नॉट ओबेइंग ओहम लॉ। एक्चुअली वोल्टेज बढ़ रही, करंट बढ़ रहा है, ये देखें वोल्टेज बढ़ रही है, करंट बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे जाके अब करंट ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, वोल्टेज कम ही जा रही है। वजह ये है
कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा आपको लिबरेट हो चुके हैं वहां, तो ऑब्वियसली इफ यू आर गेटिंग मोर इलेक्ट्रॉन्स योर करंट वुड बी हायर, करंट की तरफ जा रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब है ये नॉन ओमिक जो है वो हमारे पास रेजिस्टर है। आई होप आप समझ गए होंगे। इन थर्मिस्टर्स के स्टूडेंट्स बड़े यूजेस भी हैं, जिनमें 3 यूजेस मैंने आपके यहां लिखे, जिनमें फर्स्ट है इनरश करंट लिमिटर, दूसरा है ओवर हीटिंग अलार्म, और थर्ड है टेम्परेचर मेजरमेंट। अभी मैंने क्या बताया था, 2 किस्म के आपको थर्मिस्टर्स बताए थे, एक था पीटीसी, एक था एनटीसी। पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और एक था एनटीसी। पीटीसी में जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है रेजिस्टेंस हाई होता है, यानी आर टी इज ग्रेटर देन आर नॉट, इधर आर नॉट इज ग्रेटर देन आर टी, ये था। ठीक है, इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जिसको अल्फा कहते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव था, और इसका जो था नेगेटिव था। याद रखें इनकी यूनिट पर केल्विन होती है, पर केल्विन। ठीक है, इनकी यूनिट अल्फा की, उसका पॉजिटिव था, इसका नेगेटिव, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे सेमीकंडक्टर पे चलते हैं। अब इन रश करंट लिमिटर है, अगर आप एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहां बहुत डर हो कि इनपुट करंट एकदम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इनपुट करंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आप उस जगह एनटीसी लगाएं, जैसे ही लगाएंगे जैसे करंट फ्लो होगा तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस यहां ग्रेटर होता है, तो वो क्या करेगा, वो करंट को लिमिट कर देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम हो जाता है हमारे पास। ओहम लॉ पढ़ा ना आपने, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V ओवर आर। अगर वोल्टेज कांस्टेंट मानी जाए, रेजिस्टेंस और करंट का आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स होता है, यानी रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट हमारे पास कम हो जाता है। तो शुरू में इसका जो है रेजिस्टेंस बहुत हाई होगी, जिस वजह से करंट हमारे पास लिमिट हो जाएगा। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हम पीटीसी को भी यूज कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि हमारे पास फर्ज करें एक बल्ब है, बल्ब में आपने एक थर्मिस्टर लगाया, बल्ब जैसे जैसे हीट अप होना शुरू हो जाता है आपका रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के बढ़ने से अगर पीटीसी हो करंट कम हो जाता है, और करंट के कम होने से क्या होता है, आपकी बल्ब जो है ना वो सही तरीके से ग्लो नहीं कर सकता। तो अगर आप एनटीसी लगा ले उसमें, तो वो जैसे जैसे हीट अप होता जाएगा रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब करंट ज्यादा ड्रॉन हो जाएगा उसमें, तो उस वजह से जो बल्ब है आपका वो ज्यादा स्मूथली और ज्यादा अच्छे तरीके से चल सकता है। ओवर हीटिंग अलार्म के तौर पर भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ओवर हीटिंग अलार्म का मतलब है कि जैसे जैसे हीट बढ़ जाए आपका अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाए। फर्ज करें हम ओवर हीटिंग अलार्म किसी ऐसी जगह पे लगते हैं जहां आपके टेम्परेचर के साथ वो चीज जुड़ी हुई है। फर्ज करें ऐसा अगर हो जाए, इसकी मैं एक एग्जांपल मोटर की आपको देता हूं। मोटर हो गया, या फिर इवन आपके ट्रांसफार्मर्स हो गए जिनके ऊपर वाइंडिंग हुई हुई होती है सारी की सारी, शुरू में उनके साथ एनटीसी लगा हुआ है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमारे पर लगा है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा पहले टाइम पर, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा हमारे पास। अब क्या हुआ कि शुरू के टाइम में वो उसे बड़ा वेल मेंटेन करके रखा है, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा है, आर नॉट ज्यादा है, आपका टेम्परेचर भी कम है, और आपका करंट आराम से फ्लो हो रहा है। जैसे जैसे करंट बढ़ना शुरू हो जाए, टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाए, हमारे पास हीट बढ़नी शुरू हो जाए, हीट के बढ़ने से क्या होता है हमारे पास रेजिस्टेंस कम हो जाती है। एनटीसी में रेजिस्टेंस के कम होने से करंट ज्यादा फ्लो करना शुरू करता है। जब करंट फ्लो ज्यादा करना शुरू करता है तो इतने करंट फ्लो के साथ उसके साथ एक खास किस्म के ओवर हीटिंग अलार्म लगे हुए होते हैं, तो वो करंट उनमें चला जाता है, उनमें जाने से ही वो जो हो जाता है वो बजना शुरू हो जाते हैं, और आपको पता चल जाता है कि भाई यार टेम्परेचर में इजाफा होना शुरू हो गया, वी हैव टू डू समथिंग। तो आप पहले ही क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं इन तमाम मामलात में। टेम्परेचर मेजरमेंट, स्टूडेंट्स आपको पहले ही कहा कि आपका जो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ये इक्वल होता है आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी, ये हमारे पास है। टेम्परेचर बढ़ा, चेंज इन रेजिस्टेंस भी बढ़ गई,
रेजिस्टेंस के चेंज होने से हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट चेंज होना है, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमारे पास प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। उसका एक खास टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ये बढ़ता नहीं है, ये कांस्टेंट रहता है, याद रखिएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस में चेंज आना शुरू हो जाती है हमारे पास, यानी एक दूसरे के आमतौर पे अगर आपने पढ़ा हो, मैंने तफसीली तौर पे ये आप लोगों को बताया था कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर फर्ज करें हमें पहले वाला रेजिस्टेंस पता है, बाद वाला रेजिस्टेंस पता है, और हमें उस पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर कोएफिशिएंट पता है, हम आराम से उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। यानी देखें यहाँ डेल्टा टी डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ ले आए, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट अल्फा आर नॉट, ये आ गया हमारे पास, अल्फा आर नॉट आ गया। यानी इसका मतलब हुआ तमाम बातों का लबे लुबाब कि जैसे जैसे हमारे पास इनमें चेंज आ गई, हमें ये पता चल गई, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस भी हमें पता है, हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी मालूम है, हम आराम से टेम्परेचर में कितनी तब्दीली हुई वो आराम से मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों ये भी एक एनटीसी के जरिए ये तमाम काम हम आसानी से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इनके एप्लीकेशंस समझ आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नॉन लीनियर रेजिस्टर की एक और जो हमारे पास टाइप है दैट इज वेरिस्टर्स, जिसको वीडीआर भी कहते होते हैं, वीडीआर, वोल्टेज, बल्कि यहां लिख लेता हूं, वोल्टेज डिपेंडिंग रेजिस्टर्स। ठीक है, ये आमतौर पे स्टूडेंट्स ये जिंक ऑक्साइड से बने हुए होते हैं, ZnO जिंक ऑक्साइड से बने हुए होते हैं। और ये जो हमारे पास रेजिस्टर्स होते हैं ना, ये वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, यानी जब वोल्टेज हमारे पास कम होती है, रेजिस्टेंस काफी बड़ा होता है हमारे पास। लेकिन समटाइम स्टूडेंट्स ऐसा हो जाए कि वोल्टेज किसी वजह से हाई हो जाए, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आमतौर पे फर्ज करें शॉर्ट सर्किटिंग में वोल्टेज आपकी बहुत ही हाई होगी, या किसी रीजन से भी वोल्टेज बहुत हाई होगी, यानी वोल्टेज हाई होने से इसकी रेजिस्टेंस डाउन हो जाती है और ये ज्यादा से ज्यादा करंट को फ्लो करना शुरू कर देता है। तो जब करंट ज्यादा फ्लो होना शुरू होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम से वो सर्किट बच जाता है, तो इस सर्किट को बचा लेता है आमतौर पर। तो आमतौर पे ये इस शक्ल का होता है, तो ये रैप अप हुआ होता है कोबाल्ट, बिस्मथ वगैरह से। तो याद रखें ये वोल्टेज पे काम करता है, ये वोल्टेज के ज्यादा असरात से बहुत सारी चीजों को बचा लेता है। यानी अगर वोल्टेज कभी देखें हमारे घर में 220 वोल्टेज चाहिए, लेकिन कभी गलती से 300 वोल्ट आ गई तो बहुत सारी चीजें जो है आपकी जल जाएंगी, क्योंकि ये सर्किट आपके बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे इतनी ज्यादा वोल्टेज। तो आप इतनी ज्यादा वोल्टेज को बचाने के लिए क्या करते हैं, ये वेरिस्टर्स लगाए होते हैं हर जगह पे। वेरिस्टर्स क्या करते हैं, वो अचानक रेजिस्टेंस को, क्योंकि डिपेंड होते हैं रेजिस्टेंस के साथ, वोल्टेज के बढ़ने से ये रेजिस्टेंस कम हो जाती है और करंट हमारा ज्यादा से ज्यादा फ्लो करता है। तो उस वजह से आपका बहुत बड़ा जो है मसला वेरिस्टर्स की मदद से सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स, नंबर सी है जी एलडीआर, एक और नॉन लीनियर रेजिस्टर हमारे पास। एलडीआर कहते होते हैं लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर्स, यानी लाइट के साथ रेजिस्टर्स का चेंज होना। ठीक है, एलडीआर इन्हें कहा जाता है। ये नॉन लीनियर होता है। आमतौर पर ये इसका साइन है कि अगर इस पे लाइट पड़ जाए, कोई भी लाइट पड़ जाए इस रेजिस्टर पर, तो इसकी रेजिस्टेंस डाउन हो जाती है। आमतौर पे इसको फोटो रेजिस्टर भी कहते होते हैं, फोटो रेजिस्टर भी कहते हैं, और इसको हम फोटो सेल भी कहा जाता है। आपके सोलर सेल्स में यूज हो रहे होते हैं, फोटो सेल्स भी कहा जाता है। होता क्या है स्टूडेंट्स आमतौर पर कि ये रेजिस्टर जैसे ही किसी लाइट के जरिए असर आता है तो रोशनी, आमतौर पे अगर हम क्वांटम फिजिक्स को पढ़े ना स्टूडेंट्स, तो उधर कहा गया कि रोशनी वेव्स नहीं होती, वेव्स ही नहीं होती, ये डुअल नेचर रखती है। ये हमारे पास एक छोटे छोटे फोटॉन से बनी हुई होती है, छोटे छोटे फोटॉन्स। वो फोटॉन्स इस रेजिस्टर्स को जब हिट करते हैं ना, तो इनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको ये मोबिलाइज करते हैं, यानी उनको काम पिलाते हैं और उनको हिलाते हैं। ओ भैया हिल। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, फर्ज करो
अगर 20 लड़के भागते हुए जाएं और 20 लड़कों से टकरा जाएं तो 20 लड़के वो आगे चले जाएंगे, अपनी एनर्जी को उसमें ट्रांसफर कर देंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है कि आपके जितने फोटॉन्स हैं जब जाके उन पे गिरते हैं रेजिस्टर्स के इलेक्ट्रॉन्स पे, तो उनको मूव करवाते हैं और मूवमेंट से आपकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी डाउन होनी शुरू हो जाती है और आपका करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो करना शुरू होता है। सो ये एक्चुअली लाइट के जेर असर होते हैं। रोशनी बढ़ने से ये चल जाते हैं, रोशनी कम होने से कम हो जाते हैं। अगर आप लोगों को एक याद हो, एक मूवी थी किसी दौर में देखी थी, आई मे बी रॉन्ग, इनफैक्ट बहुत पुरानी बात है, मिशन इम्पॉसिबल मूवी थी। उसमें इसी तरह के एलडीआर यूज करके लाइट के साथ ना सिक्योरिटी अलार्म्स लगाए हुए थे कि लाइट जब पड़ती थी करंट चलता रहता था, मूव करता रहता था। जैसे ही लाइट को ब्लॉक कर दिया जाए तो वो क्या होता था, एकदम करंट रुक जाता था और अलार्म को एक लगाया हुआ था नॉट गेट के साथ, तो वो एकदम ऑन हो जाता था और पता चल जाता था कि भाई कोई आया हुआ है यहाँ, यानी जिसने लाइट को ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल एक इस तरह का मिशन एक बंदे ने किया था, उसने एक बहुत बड़ा ट्रिगर चुराया भी था उस जगह से जाकर। ये आई मे बी रॉन्ग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मिशन इम्पॉसिबल थी ये कौन सी, मैंने मूवी उसमें देखा था। तो लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर्स का आमतौर पे सिक्योरिटी अलार्म्स और इन तमाम चीजों पे बड़ा अहम इस्तेमाल होता है। तो आप उनको ना सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि उनसे बहुत सारे फायदे भी उठा सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, लाजमी कमेंट में बताएं और इंशाल्लाह ये बुक भी आपकी नियरली खत्म हो जाएगी कुछ अर्से बाद। मैथ्स भी मैं बहुत पहले खत्म कर चुका हूँ। इनफैक्ट ये बात बताऊं, आई एम द फर्स्ट यूट्यूबर जिसने सबसे पहले 10th क्लास की मैथमेटिक्स को खत्म किया। न्यू बुक जो हमारे पास थी 25 या 26 दिनों में मैंने वो पूरी बुक पढ़ाई। तो इंशाल्लाह ये बुक भी जल्दी खत्म होने जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखें, लाजमी दूसरों तक इस चैनल को शेयर करें और नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।